तो यार ऑलमोस्ट 1 साल बाद आज इस वीडियो में मैं फाइनली ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। अब आई नो काफी टाइम से वीडियो नहीं आई थी ब्लॉग पे, जिसके की रीजंस मैंने टाइम टू टाइम वीडियोस में और स्ट्रीम्स में भी बताए, जैसे कि व्यूज कम आ रहे थे वीडियोस में, ऊपर से ब्लॉग का कोई सीजन भी नहीं चल रहा था जिससे कि मेरे अंदर भी इंटरेस्ट हो उसकी वीडियो बनाने में, और इसके अलावा चैप्टर्स भी ज्यादा नहीं बचे थे। मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए थे, लेकिन अब इनमें से कोई भी रीजन नहीं है कि मैं वीडियो ना बनाऊं। तो इसलिए ब्लॉक वर्सेस अंडर-20 मैच के बाद, यानी इस वीडियो के बाद एग्जैक्टली क्या होता है ब्लॉक में, कैसे नियो ईगो इस लीग की शुरुआत होती है, ये सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो ब्लॉक वर्सेस अंडर-20 मैच खत्म होने के बाद और इस सागी के ये डिक्लेयर करने के बाद कि नेक्स्ट अंडर-20 वर्ल्ड कप जापान ही जीतेगा और वो जिताएगा जापान को, ब्लॉक काफी ज्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ लोगों को पता नहीं था ब्लॉक के बारे में, ऊपर से एक अनजान टीम तुरंत आती है और अपनी नेशनल टीम को हरा देती है, तो इसलिए काफी फेमस हो रहा था। और ये चीज हमें वैसे ही शो नहीं करी जाती है, सारे प्लेयर्स को ब्लॉक से बाहर जाने का मौका मिलता है, मतलब कुछ टाइम रेस्ट दिया जाता है बाहर निकलकर, और उसके बाद जब ये सारे प्लेयर्स कुछ टाइम बाहर बिताने के बाद वापस आते हैं, तब जाके नियो ईगो इस लीग की शुरुआत होती है। अब ये सारी चीजें कैसे होती है एग्जैक्टली मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा तुम्हें। सो इन सारे प्लेयर्स के ब्लॉक में वापस एंटर करने के बाद ईगो ये बताता है दैट अंडर-20 वर्ल्ड कप 100 डेज अहेड है, मतलब सिर्फ उनके पास 100 दिन है वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और क्योंकि अंडर-20 जापान टीम जो कि हार चुकी है ब्लॉक टीम से, उनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे जो कि काफी अच्छे थे खेलने में, तो अब ईगो ब्लॉक प्लेयर्स के साथ साथ उन लोगों को भी ट्रेन करने वाला है एंड पॉसिबली सबसे बेस्ट अंडर-20 जापान टीम बनाएगा वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। लेकिन फिलहाल की स्ट्रेंथ देखते हुए ईगो क्लियरली बोल देता है कि अगर ऐसी हालत में तुम अंडर-20 वर्ल्ड कप खेलने जाओगे तो विक्ट्री इम्पॉसिबल होगी। दैट्स वाई उसने एक मेथड सोचा है, या फिर कह सकते हो बनाया है, उन सारे प्लेयर्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए। लेकिन उससे पहले ईगो एक क्वेश्चन पूछता है कि उन सब के अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज थी जिसने की उनकी ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल निभाया। और तुम सब भी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, तुम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो ना ब्लॉग को, बताओ ऐसी क्या चीज है जिनसे इन सब प्लेयर्स की काफी तेजी से ग्रोथ हुई है। द आंसर इज एनवायरमेंट। दैट्स वाई ईगो का जो नया मेथड है जिसके बारे में ये बता रहा है, उसमें भी एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ब्लू लॉक के सेकंड फेज में उन सब का सामना होने वाला है 5 ग्रेट यूरोपियन लीग से, यानी वो कंट्रीज जिनके की फुटबॉल प्लेयर्स सबसे बेस्ट माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके साथ कम्पीट करने वाले हैं अब ब्लू लॉक प्लेयर्स। बट ऐसा भी नहीं है कि ये सारे लोग हेड ऑन कम्पीट करेंगे इन सारी लीग से, नहीं, इन सभी प्लेयर्स को एक एक लीग चुननी है जिसको कि ये ज्वाइन करना चाहते हैं। और ईगो के अकॉर्डिंग ये डिसीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर लीग एक अलग तरीके की इंपॉर्टेंस और एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट रखती है, जिस वजह से अगर किसी लीग का एनवायरनमेंट किसी प्लेयर की एबिलिटी से नहीं मैच करता है तो उस प्लेयर की ग्रोथ तो छोड़ो, वो डिटेरियोरेट करने लग जाएगा, यानी पहले जितना अच्छा था उससे भी बुरा हो जाएगा। और वहीं इसका उल्टा भी सही है, अगर एबिलिटीज और उस लीग का एनवायरनमेंट मैच करता है तो वो प्लेयर काफी तेजी से ग्रोथ करेगा। सो लीग्स में सबसे पहली है इंग्लैंड, जिसमें कि रश और स्पीड पे ज्यादा फोकस करा जाता है, यानी जल्दी जल्दी खेला जाता है। इसके बाद है स्पेन, जो कि टेक्निक और क्रिएटिविटी पे फोकस करता है। इसके बाद है इटली, जो कि टेक्टिकली खेलने में फोकस करता है, यानी ये लोग टीम वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके बाद है फ्रांस, जो कि नए प्लेयर्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करता है, यानी काफी सारे प्लेयर्स ज्वाइन करते हैं इसकी लीग को और पैसा भी काफी अच्छा प्रोवाइड करता है प्लेयर्स। एंड लास्ट में आती है जर्मनी, जो कि रैशनली और लॉजिकल थिंकिंग पे फोकस करते हैं, और करंटली ग्रेटेस्ट फुटबॉलर जर्मनी में ही है, यानी नियोल नोआ। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईगो ये भी बोल देता है कि अगर तुम्हें स्ट्राइकर नहीं बनना है, कोई और पोजीशन तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम उसे चुन लो, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि तुम एज अ स्ट्राइकर खेलते हो इन सारी लीग्स के साथ, मैटर ये करता है कि तुम सर्वाइव कर पाते हो कि नहीं। क्योंकि अगर तुम एज अ स्ट्राइकर खेलते हो, तुम्हारी एबिलिटीज अलग है, तुम किसी और पोजीशन के लिए अच्छे हो, तो तुम्हें काफी जल्दी इग्नोर कर दिया जाएगा और आउट क्लास कर दिया जाएगा। सो सर्वाइव करने के लिए कोई भी पोजीशन पकड़नी पड़े, वो पकड़नी ही पड़ेगी इन लोगों को। और इस लीग में हर प्लेयर को अपनी वर्थ प्रूफ करनी पड़ेगी। इसके बाद सारे प्लेयर्स एक एक करके अपनी लीग चुनते हैं, जैसे कि सबसे पहले इगाराशी जर्मनी चुनता है, ओटोया स्पेन चुनता है, आर्यू इटली चुनता है, जेनेत्सु फ्रांस चुनता है, शिगरी, रियो और नागी तीनों इंग्लैंड चुनते हैं, पशीरा स्पेन चुनता है, एंड एट दी एंड इसागी जर्मनी चुनता है। इसके बाद ये सारे लोग नेक्स्ट रूम में जाते हैं, यानी जो जो लीग सबों ने चुनी हुई थी उन सारी लीग्स के लिए अलग अलग रूम्स थे, अपने अपने रूम्स में जाते हैं सारे लोग। अब वैसे तो इन लोगों को लग रहा था कि जिस जिस लीग्स को उन्होंने चुना है उस कंट्री में जाके इनकी ट्रेनिंग होगी, लेकिन ईगो दिमाग से खेल जाता है इनके। यहाँ पर वो उल्टा खेल खेलता है, उन सारी लीग्स की जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है
उन सारी टीमों को ब्लू लॉक में ले आता है और ब्लू लॉक में ही वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और क्योंकि जर्मनी की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आनी थी तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइकर भी आता है उसमें, यानी नियोल नोवा, जिसे कि फेस टू फेस देख के इसागी बिल्कुल शॉक, क्योंकि यार इसागी बचपन से देखता हुआ आ रहा है नियोल नोवा को और एक हीरो की तरह था उसके लिए, और आज उसी की टीम में वो खेलने वाला है तो सरप्राइज तो होगा ही बंदा। इसके बाद हमें हर टीम का बेस्ट प्लेयर भी दिखाया जाता है, जिसे कि तुम मास्टर स्ट्राइकर भी बोल सकते हो। इंग्लैंड का था प्रिंस, स्पेन का था लविनो, इटली का था स्नफी और फ्रांस का था लोकी। और हाँ, रिन और शीदो दोनों ने ही फ्रांस चुना था। इसके बाद ईगो, जो कि जिनी जैसा दिखने लगा था, इस पूरे फेज 2 की यानी ब्लू लॉक के फेज 2 की डिटेल्स एक्सप्लेन करता है, जिसमें से कि सबसे पहले ये सारे प्लेयर्स यानी ब्लू लॉक प्लेयर्स और इन टीम्स में जो प्लेयर्स हैं वो सब लोग एक साथ मास्टर के अंडर में ट्रेनिंग करेंगे। मास्टर यानी जो ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हैं हर टीम के। और क्योंकि फुटबॉल में ऑब्वियसली 11 प्लेयर्स ही खेल सकते हैं किसी भी मैच में, तो सारे के सारे ब्लू लॉक प्लेयर्स को अपनी अपनी वर्थ प्रूफ करनी पड़ेगी और इन सारी टीम्स के अंदर किसी न किसी तरीके से ब्लू लॉक प्लेयर्स को एंट्री लेनी पड़ेगी एज अ रेगुलर प्लेयर, जिससे कि वो मैच में खेल सकें। लेकिन मेजर चीज ये नहीं है फेज 2 का, क्योंकि इन टीम्स में जगह बनाने के बाद जो भी प्लेयर्स बनेंगे, ये मास्टर जो सिलेक्ट करेंगे रेगुलर प्लेयर्स को, वो दूसरी टीम से फाइट करेंगे यानी मैचेस खेलेंगे। लेकिन ये सारे जो मैचेस होंगे वो रेगुलर मैचेस की तरह नहीं होंगे कि 90 मिनट्स में जो ज्यादा गोल्स करेगा वो जीतेगा, नहीं, क्योंकि ये मैचेस कितनी भी देर तक चल सकते हैं। बस जो टीम 3 गोल्स पहले कर लेगी वो जीत जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि रेगुलर गेम्स की तरह सब्स्टिट्यूशन की कोई लिमिट होगी कि इतने ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नहीं, कितने भी प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है और कितनी भी बार किया जा सकता है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। और इसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो मास्टर स्ट्राइकर से रिलेटेड है। ये जो मास्टर स्ट्राइकर्स हैं वो ऑब्वियसली इन सारे प्लेयर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ईगो ने डिसाइड किया है कि हर मैच में एक मास्टर स्ट्राइकर सिर्फ 3 मिनट ही खेल सकता है। ये सुन के प्लेयर्स के होश उड़ रहे थे यार कि इतने तगड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा उन्हें। एंड एट द एंड ईगो ये भी क्लियर कर देता है कि ये जो मैचेस हो रहे हैं ये सिर्फ उन प्लेयर्स की ग्रोथ के लिए नहीं हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है या फिर बोलूं टूर्नामेंट है, ये अंडर 20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए प्लेयर सिलेक्ट करने के लिए भी किया जा रहा है। क्योंकि हर मैच के बाद प्लेयर्स की रैंकिंग चेंज होगी और एट द एंड यानी सारे गेम्स होने के बाद प्लेयर्स की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा प्लेयर अंडर 20 जापान टीम में खेलेगा। और इस पूरे टूर्नामेंट को नियो ईगोइस्ट लीग का नाम देता है ईगो। और ये सारी बातें सुनने के बाद ये सारे प्लेयर्स में जोश बढ़ जाता है, लेकिन तभी ईगो बीच में ही बोल पड़ता है कि एक और चीज तो मैं भूल ही गया, डेट बास्टर्ड मोशन जो कि जर्मनी की टीम है उसमें एक और प्लेयर ऐड होगा स्पेशली। जो सुन के ये प्लेयर्स शॉक्ड, क्योंकि यार सारे प्लेयर्स ने तो अलग अलग टीम ज्वाइन कर ली है, बास्टर्ड मोशन में ही क्यों प्लेयर आ रहा है। जिसपे ईगो एक्सप्लेन करता है कि जितने भी प्लेयर्स तुमने अभी तक देखे हैं ब्लू लॉक में वो प्राइमरी पाथ से आए हैं, लेकिन अब जो ये प्लेयर ऐड होने जा रहा है उसने एक अलग ही रूट अपनाया है। क्योंकि वैसे तो ब्लू लॉक से बाहर निकल चुका था, लेकिन जितने प्लेयर्स बाहर निकले हैं उन सब से कम्पीट करके दोबारा एंट्री ले रहा है ब्लू लॉक में। और वो प्लेयर और कोई नहीं, कुनिगामी था। और उसको वहां पर देख के भाई साहब सागी कंप्लीटली शॉक, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा दुख इसी चीज का था कि कुनिगामी ब्लू लॉक से बाहर निकल चुका है। खैर इस एक्सप्लेनेशन के तुरंत ही बाद इन सारे प्लेयर्स को यानी ब्लू लॉक प्लेयर्स जो हैं और बास्टर्ड मोशन के जो प्लेयर्स हैं इन सबको एक दूसरे से कम्पीट करना पड़ता है ऑब्स्टिकल कोर्स पर, जिसमें कि बास्टर्ड मोशन के प्लेयर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और ब्लू लॉक प्लेयर्स बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे थे, सिर्फ एक प्लेयर को छोड़ के जो कि था कुनिगामी। उन सारे बास्टर्ड मोशन के प्लेयर से कम्पीट कर रहा था अकेला बंदा। बेसिकली इस ऑब्स्टिकल कोर्स में काफी सारी चीजें थी। सबसे पहले स्ट्रेट डैश यानी 100 मीटर स्प्रिंट, इसके बाद क्लाइंबिंग डैश यानी एलिवेटेड फ्लोर पे दौड़ना था इन्हें, इसके बाद लैडर स्प्रिंट, देन स्टेप जंप्स एंड इसके बाद एंड में एक फुटबॉल के साथ ड्रिबल और शूट करना। और जब सागी ये सब करने में लगा हुआ था तो एक बंदा ऑलरेडी इन सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर चुका था, उसका नाम था काइजर। और जब सागी अपना कोर्स कंप्लीट करने जा रहा होता है यानी शूट करता है बॉल को, तो वही बंदा आके इस सागी की बॉल को हवा में ही डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड वैसे तो हम सब लोगों को पता नहीं था कि ये काइजर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा फेमस स्ट्राइकर है, लेकिन इस सागी के थ्रू हमें पता चल जाता है दैट काइजर एक न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 है, जैसे कि साइतोशी था। बस डिफरेंस ये है कि साइतोशी एक मिडफील्डर था, लेकिन काइजर एक स्ट्राइकर है वर्ल्ड 11 में। और अगर तुमने मेरी ये वीडियो देखी है तो तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि साइतोशी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, और उससे तुम ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर होने वाला है। अब क्योंकि काइजर जर्मनी से था और ये सब लोग जापानीज बोलते थे, तो ये एक तरीके के ईयरपॉड्स का यूज करते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज समझने के लिए। इसके बाद हमें बास्टर्ड मोशन का मिडफील्डर दिखाया जाता है जो कि था ये बंदा,
नेस। और ऐसे ही हमें एक एक करके सारे प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काइजर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इसागी में, क्योंकि अभी ब्लू लॉक वर्सेस अंडर 20 का जो मैच हुआ था उसमें स्पॉटलाइट इसागी नहीं ले ली थी, तो उसी से कम्पीट करने के लिए काइजर आया है, ये देखने के लिए आया है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसागी। इतने में नियोल नोआ वहाँ पे एंट्री लेता है और ये जो भसड़ मच रही थी काइजर की वजह से, वो जो नीचा दिखा रहा था सारे ब्लू लॉक प्लेयर्स को, वो सारी चीजें बंद करवा देता है। नोआ एंट्री करते ही ये क्लियर कर देता है कि वो किसी भी तरीके की चीजों को कंसिडरेशन में नहीं लेगा एक्सेप्ट नंबर्स। जिसके नंबर्स अच्छे होंगे, यानी ट्रेनिंग में जो नंबर्स अपॉइंट होते हैं, कितने कम टाइम में कितने अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है बंदा, वो जिस प्लेयर का जितना अच्छा होगा उसी प्लेयर्स के ज्यादा चांसेस होंगे अगले मैच में खेलने के लिए। और क्योंकि इसागी ने कोर्स कंप्लीट नहीं किया था तो वो लास्ट में आता ऑब्वियसली। एंड इसके बाद हमें सारे प्लेयर्स की रैंकिंग दिखाई जाती है। और पता सरप्राइजिंग चीज क्या थी, कुनिगामी जो था वो 10th नहीं 5th नहीं 3rd प्लेस पे आता है इस ऑब्स्टिकल कोर्स में। सिर्फ नेस और काइजर से पीछे था वो। और ये चीज देखने के बाद इसागी को सरप्राइज तो मिलता है, लेकिन वो ठान लेता है कि वो किसी को भी ब्लू लॉक की स्पॉटलाइट में नहीं आने देगा और वो काइजर को भी टॉप से नीचे गिरा के ही छोड़ेगा। इसके बाद इसागी को हमें ट्रेन करते हुए दिखाया जाता है, उसकी रैंकिंग ऊपर जाते हुए दिखाया जाता है और हमें ये भी बताया जाता है कि नियो ईगोस लीग के पहले मैच में सिर्फ 10 दिन बचे हैं और बास्टर मुशैन का सामना होने वाला है FC बारका से, जिसमें की बशीरा था। अब इसागी अपना 100% तो देता है इस ट्रेनिंग में और उसकी रैंकिंग भी ऊपर जा रही थी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, लेकिन जिस स्पीड से उसकी रैंक ऊपर जा रही थी वो टॉप 11 में आ ही नहीं सकता था। और इसी वजह से रेगुलर्स में खेलना नेक्स्ट मैच में उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, जिस वजह से वो मास्टर स्ट्राइकर के पास जाता है उसकी एडवाइस लेने के कैसे वो जल्दी से जल्दी इंप्रूव करे, जिस पे नियोल नोआ एडवाइस तो काफी अच्छी देता है इसागी को कि उसका आइडियल सेल्फ क्या है और क्या उसका आइडियल सेल्फ नंबर 1 स्ट्राइकर यानी उसको नियोल नोआ को हरा सकता है। जिस पे इसागी शॉक्ड कि भैया ये क्या पूछ रहे हैं, और शॉक होने के बाद वो निराश होते हुए ये बोल देता है आई डोंट नो। इस पे नियोल नोआ क्लियरली बोलता है कि अगर तुम आइडियल सेल्फ ही अपनी एक्सप्लेन नहीं कर सकते और अगर तुम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हारा आइडियल सेल्फ नंबर 1 स्ट्राइकर को हरा पाएगा कि नहीं, तो तुम ब्लू लॉक में कर क्या रहे हो, क्योंकि ब्लू लॉक में तो नंबर 1 स्ट्राइकर को बनाया जा रहा है ना। जिस पे इसागी बिल्कुल अंधेरे में चला जाता है, क्योंकि वो काफी बड़ी चीज रियलाइज करता है कि जिसको वो हीरो मानता था एट द एंड ऑफ द डे उसे उस हीरो को भी हराना पड़ेगा नंबर 1 स्ट्राइकर बनने के लिए। जिसके बाद नियोल नोआ काफी तगड़ी एडवाइस देता है इसागी को, तुम जो अपनी आइडियल सेल्फ है उसको पहले तो एक्सप्लेन करना सीखो कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए तुम्हारे आइडियल सेल्फ में, उसके बाद उन चीजों को अचीव करने के लिए तुम रोज करते क्या हो वो चीज इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही कुछ एडवाइसेस के साथ नियोल नोआ एक क्लियर पाथ दे देता है इसागी को कि कैसे उसे नंबर 1 स्ट्राइकर बनना है। बट यार सिर्फ बातों से तो फुटबॉल नहीं खेला जा सकता। दैट्स व्हाई इसागी इंप्रूव तो करता है ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन रेगुलर्स में नहीं आ पाता। वहीं दूसरी तरफ FC बारका में बशीरा रेगुलर्स में था और रेगुलर्स तो छोड़ो सबसे टॉप स्ट्राइकर्स में आ रहा था, जो चीज देख के सागी पहले तो शॉक होता है कि ना सिर्फ बशीरा रेगुलर्स में आ रहा है बल्कि फॉरवर्ड की तरह खेल भी रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ वो काफी एक्साइटेड भी हो जाता है इस मैच को देखने के लिए, जिसमें कि बशीरा वर्सेस काइजर देखने को मिलेगा उसे। इसके बाद ये जो मैच होता है उसको मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन कर ही रखा है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो इस मैच में बास्टर मुशैन जीतता है 3-2 से, और इसागी भी इसमें प्ले करता है लेकिन गोल एक भी नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, कुनिगामी को पास दे के काइजर के अगेंस्ट में जरूर चला जाता है। इसके बाद जब ये मैच एंड हो जाता है तो ईगो आता है और एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है नियो ईगो इस लीग का, कि कैसे ये लीग एक प्रो लीग की तरह काम करेगी। और जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे प्रो प्लेयर्स जो होते हैं वो एक पोजीशन के लिए फाइट कर रहे होते हैं कि कैसे कोई पोजीशन को एक्वायर करता है, तो वैसा ही नियो ईगो इस लीग में होगा। अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी है, अपनी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो दूसरे से अपने लिए वो पोजीशन छीननी पड़ेगी। और वो डिपेंड तुम पे करता है कि तुम सूटेबल पोजीशन को छीनो या फिर तुम जो चाहते हो वो पोजीशन को छीनो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सर्वाइव करना है सब लोगों को। जैसे कि रियल वर्ल्ड में सर्वाइव करते हैं फुटबॉलर्स, वैसे ही तुम्हें इस लीग में सर्वाइव करना है। और इतना ही बोलते हुए ईगो सारे प्लेयर्स की रैंकिंग शो करता है, जो कि एनुअल सैलरी भी थी इन सारे प्लेयर्स की, क्योंकि ये जो मैचेस हैं वो वर्ल्ड के सारे सॉकर क्लब ओनर्स देख रहे हैं और एक तरीके से हर प्लेयर पे बोली लगाई जा रही है। ऑब्वियसली जितना इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, जितना अच्छा होगा, उसकी उतनी ही ज्यादा बोली होगी एंड डेट्स है उसकी उतनी ही ज्यादा इनकम होगी, यानी एनुअल सैलरी। और इसागी जिसने कि एक भी गोल नहीं किया था और कुछ ही टाइम के लिए खेला था, बस उसने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट असिस्ट किया था कुनिगामी को, उसकी एनुअल सैलरी भी 17 मिलियन येन होती है। इसके अलावा कुनिगामी की रैंकिंग थी 24 मिलियन, बशीरा की थी 32 मिलियन, नेस की थी 50 मिलियन और काइजर की एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम
300 मिलियन थी। इतना बड़ा डिफरेंस था इन समोकी में और काइजर में। और जैसा कि मैंने पहले बताया था इस वीडियो में, रैंकिंग के बेसिस पे अंडर 20 जापान टीम का सिलेक्शन होगा और रैंकिंग जो है वो एनुअल सैलरी है। तो इसी एनुअल सैलरी के बेसिस पे, जो कि एंड में देखी जाएगी, टॉप 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करा जाएगा अंडर 20 जापान टीम के लिए। और इसी के साथ साथ क्योंकि स्पॉन्सर्स को भी पैसे कमाने थे, तो इस पूरी लीग को यानी न्यू ईगोइस्ट लीग को पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट भी किया जा रहा है। और बशीरा के थ्रू हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि न्यू ईगोइस्ट लीग में जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी टीम का। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अपनी वर्थ कैसे प्रूव करते हो और कैसे टॉप 11 में आते हो ब्लू लॉक के, सो डेट अंडर 20 जापान टीम में तुम खेल सको। बट अल्टीमेटली इसका मतलब भी गोल्स ही क्रिएट करना होता है, क्योंकि उसी से तो वर्थ प्रूफ होगी। बट जैसे कि इसागी ने अपनी वर्थ प्रूफ करी है बिना गोल किए, तो ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद हमें शो कराया जाता है कि पीएक्सजी और ऊबर्स का भी मैच हुआ है। जैसे कि पीएक्सजी में तो रिन और शीदो है एंड ऊबर्स में किंग है यानी बारो। एंड इन दोनों के बीच का मैच का रिजल्ट निकलता है पीएक्सजी 3-2 से जीत जाती। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट मैच मास्टर मुशैन का होने वाला था मैनशाइन सिटी से, लेकिन हर मैच के बीच में एटलीस्ट 10 दिन का वक्त होता था, तो ये मैच भी 10 दिन बाद होने वाला था। लेकिन फिलहाल के लिए इन दोनों मैचेस के बाद जो रैंकिंग्स थी प्लेयर्स की वो ये थी, इसमें से कि रिन सबसे ऊपर 36 मिलियन के साथ, फिर बशीरा 32 मिलियन के साथ, कुनिगामी 24, शीदो 20, इसागी 17, आइको 15, कराजू 12, ओटोया 9, आरयू 5 और बाकी सारे प्लेयर्स की अभी कोई वैल्यू नहीं थी। और जब मैनशाइन सिटी में नागी, रियो, शिगरी प्रैक्टिस कर रहे थे यानी ट्रेनिंग कर रहे थे, तब उन्हें इन रैंकिंग्स का पता चलता है, तो यार एक्साइटेड फील करने लग जाते हैं कि उनके फर्स्ट मैच के बाद उनकी क्या रैंकिंग होगी। इसी दौरान हमें 10 डेज पहले का सीन दिखाया जाता है, जब पहली बार शिगरी, नागी और ये रियो मैनशाइन सिटी के मास्टर स्ट्राइकर से मिलते, और वो बंदा अलग ही माइंडसेट का था। तुरंत इनके एंट्री करते ही बॉडी चेक करने लग जाता है कि कितनी हेल्दी बॉडी है, कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है बॉडी में। क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, इंग्लैंड की जो लीग है वो फोकस करती है बॉडी स्पेसिफिक्स पे, यानी स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, टैकल्स में जो काम आती है। अब इन सब की बॉडी चेक करने के बाद वो थोड़ा बहुत तो इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे हो, लेकिन स्टिल वो ये भी कह देता है कि इससे आगे पहुंचना इस बॉडी के साथ थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैनशाइन सिटी के इस प्रिंस के अकॉर्डिंग बिना सक्सेस मैकेनिज्म को समझे अगर सक्सेस मिल जाती है तो वो लक नहीं, एक कर्ज की तरह है जो कि तुम्हें टॉर्चर करेगी जिंदगी भर। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, मैंने ये रियल लाइफ में होते हुए देखा है, तो मैं भी इस चीज को मानता हूँ। और ऐसे ही ये मास्टर स्ट्राइकर काफी सारी चीजें बताता है कि कैसे बॉडी को इम्प्रूव तो करना है, तुम्हें अपनी टैलेंट को भी इम्प्रूव करना है, लेकिन गलत तरीके से इम्प्रूवमेंट करने पर अपनी बॉडी को तुम्हारा जो टैलेंट है वो बिगड़ सकता है। जैसे कि शिगरी फास्टर रनर है, तो इसलिए उसको अपना वेट नहीं बढ़ाना है बल्कि अपने पैरों को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसलिए शिगरी को अपनी अपर बॉडी से ज्यादा लोअर बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। तो भैया लग जाता है ये तीनों अपने अपने टाइप की ट्रेनिंग पे। और सही में दिस इज फर्स्ट टाइम कि हम नागी को भी ट्रेन होता हुआ देखते हैं, नहीं तो बंदा हमेशा गेम खेल रहा होता है फिर आराम कर रहा होता है। इसके बाद हम मास्टर मुशैन में प्रेजेंट ब्लू लॉक प्लेयर्स को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे रियलाइज कर रहे होते हैं कि नो मैटर व्हाट पोजीशन उन्हें खेलना ही पड़ेगा किसी ना किसी मैच में, सो डेट वो अपनी वर्थ शो कर सकें। नहीं तो ये पूरी की पूरी लीग ऐसे ही निकल जाएगी, वो स्ट्राइकर खेलते रह जाएंगे एंड एट दी एंड ब्लू लॉक से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद यूकिमिया आता है, जो कि अगर तुम्हें याद हो तो शायद 4th या 5th पोजीशन पे था ब्लू लॉक के टॉप प्लेयर्स में, लेकिन उससे तक खेलने का मौका नहीं मिला। और अगर तुम सोच रहे हो कि इसागी को क्यों खेलने का मौका मिला, तो अंडर 20 से जब मैच हो रहा था इसागी का, तो उसने ही तो विनिंग गोल किया था। सो डेट्स वाई सारे स्पॉन्सर जो थे ब्लू लॉक को इस लीग को प्रमोट करने वाले, उनकी ये डिमांड थी कि ब्लू लॉक के हीरो को एक बार तो खेलने का मौका मिलना ही चाहिए। इसी वजह से साई को खेलने का मौका मिला है, और इसी चीज से यूकिमिया बिल्कुल भी खुश नहीं था। इन्हीं चीजों की वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी तकरार आ जाती है, लेकिन काइजर वहां पे अचानक से एंट्री लेता है, उन सबकी बेइज्जती करते हुए वहां से निकल जाता है, और ये सारे प्लेयर्स कुछ बोल ही नहीं पाते, सिर्फ देखते रह जाते हैं। इसके बाद हमें यूकिमिया की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि क्यों वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज हिज आईज, जिसका की विजन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और इसी वजह से वो जल्दी से जल्दी स्ट्राइकर बनना चाहता है, टॉप स्ट्राइकर, सो डेट जब तक वो ब्लाइंड हो तब तक वो अच्छा प्रो प्लेयर बन सके। इसके बाद 10 डेज निकल जाते हैं ट्रेनिंग के, एंड एट दी एंड रेगुलर्स की अनाउंसमेंट होती है। और इस बार मैनशाइन सिटी के अगेंस्ट में जो ब्लू लॉक प्लेयर्स खेलने वाले हैं, सबसे पहला तो कुनिगामी, उसके बाद इसागी, उसके बाद कोरोना एंड आफ्टर दैट यूकिमिया, एंड एट द एंड गागामारू, जो कि गोलकीपर की तरह खेलने वाला है। और इसी के साथ मास्टर मुशैन की फाइट स्टार्ट होती है मैनशाइन सिटी से, जिसका पूरा का पूरा मैच मैंने डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। इफ यू वांट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करना। एंड ट्रस्ट मी, इस मैच में इसागी बहुत बड़ा पावर अप गेन करता है,
जिसका की नाम है मेटाविजन। दैट्स व्हाई इस मैच को तो बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि ना सिर्फ इसागी, नागी का भी हमें ट्रू पोटेंशियल दिखाया जाता है इस मैच में कि अगर वो खुद प्लान करके फुटबॉल खेले, दूसरों के अकॉर्डिंग ना चले, तो वो किस हद तक इम्प्रूव कर सकता है। खैर इस मैच के एंड में बास्टर मुशैन ही जीतते हैं 3-2 से, और इसी मैच के बाद रियलिटी में काइजर इसागी को अपना ट्रू ओपोनेंट मान लेता है, क्योंकि काइजर की नजर में इसागी अपनी ट्रू वर्थ प्रूव करता है इस मैच में। इसके बाद हमें नियोल नोआ दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा क्यूरियस था इसागी से रिलेटेड कि आखिर कैसे वो इतना अच्छा खेला मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में, जिसपे इसागी उसे एक्सप्लेन करता है मेटाविजन के बारे में कि कितनी अच्छी तरीके से वो फील्ड को एनालाइज कर सकता है इस मेटाविजन के थ्रू। और इन्हीं बातों के बीच में नियोल नोआ बताता है कि जिम्पाची ईगो वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्राइकर यानी नियोल नोआ का राइवल रह चुका है, जो सुन के इसागी शॉक्ड। इसके बाद हमें रैंकिंग शो करी जाती है, जो कि पूरी की पूरी ये लिस्ट थी। इस बार ब्लॉक के काफी सारे प्लेयर्स को रैंक करा गया था, यानी उन पर बिडिंग की गई थी, जैसे कोरोना के 24 मिलियन, गगामारू के 28 मिलियन, यूकीमिया के 29 मिलियन, शिगरी 30 मिलियन और उससे ऊपर रियो 40 मिलियन के साथ, क्योंकि मिडफील्ड को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया था इसने। एंड उसके ऊपर आता है कोनेगामी 47 मिलियन के साथ, क्योंकि बास्टर मोशन में अभी तक किसी ब्लॉक प्लेयर के सबसे ज्यादा गोल्स जो हैं वो कुनिगामी के ही है। लेकिन इसागी जिसने कि अभी तक एक भी गोल नहीं किया है, जी हाँ इस मैच में भी वो गोल नहीं कर पाया था, लेकिन इसागी इस बार कुनिगामी से भी ऊपर निकल जाता है 50 मिलियन के साथ। इसके बाद नेस भी 50 मिलियन के साथ, बशीरा प्रेजेंट है 66 मिलियन के साथ एंड नागी 88 मिलियन के साथ। और पता नंबर 1 पे कौन है? रिन नहीं है, ना ही शीदो है, बारो था 100 मिलियन के साथ। और ये चीज देख के इसागी बिल्कुल अंधेरे में। बट नियोल नोआ ये भी बताता है कि पीएक्सजी का क्योंकि मैच नहीं हुआ है, तो ये रैंकिंग्स अभी ट्रू नहीं है, क्योंकि बाकी सारी टीमों ने तो 2-2 मैचेस खेल लिए हैं, लेकिन मैनचेस्टर सिटी और पीएक्सजी ने सिर्फ एक मैच ही खेला है। नेक्स्ट मैच अब बास्टर मुशैन का ऊबर से होने वाला है, यानी इसागी वर्सेस किंग। इसके बाद हमें ह्यूरी का पास्ट दिखाया जाता है। शॉर्टकट में बताऊं तो ह्यूरी के जो पेरेंट्स थे वो हमेशा से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे उससे, नॉट इन स्टडीज बट इन स्पोर्ट्स। और उसने फुटबॉल भी खुद से खेलना शुरू नहीं किया था, उसके पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया था फुटबॉल खेलने के लिए। अब स्टार्टिंग में तो वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि पेरेंट्स खुश रहे उससे, लेकिन जितना बड़ा होता गया वो उतना ही ज्यादा मन बढ़ता गया उसका फुटबॉल से, क्योंकि अल्टीमेटली यार जिस चीज से तुम्हें मजा आता है वो चीज अगर टाइम तक करते हो तुम काफी टाइम तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है वो काफी टाइम तक करोगे तो दिक्कतें कहीं ना कहीं आने लग। और अगर तुम्हें ये चीज भी सीरियस नहीं लग रही है तो एक बात बताऊं, ये दोनों जो मॉम डैड थे ह्यूरी के, इन दोनों ने शादी ही इसलिए की थी जिससे कि उन दोनों के जेनेटिक्स से मिलके एक बहुत ही तगड़ा बच्चा पैदा हो और वो नंबर 1 प्लेयर बन सके पूरे वर्ल्ड में। और यही चीज ह्यूरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता था टाइम टू टाइम। और पता रियलिटी क्या है, ह्यूरी वैसे ब्लॉग में आना नहीं चाहता था, बट वो इसलिए आया सो डैट वो अपने पेरेंट्स से दूर तो जा सके किसी ना किसी तरीके से। और वो ब्लॉग में भी इसलिए टिका हुआ है जिससे कि वो पेरेंट्स से दूर रह सके। फुटबॉल खेलने का उसे इतना खास शौक नहीं है। इसके बाद हमें रियो और नागी के बीच में बातें दिखाई जाती हैं कि कितने वो खुश थे। नागी ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन रियो काफी ज्यादा खुश था, उन्होंने अपनी वोट दिखाई है और इतनी अच्छी बिडिंग हुई है उनके ऊपर। और रही बात नागी की, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, नागी को अभी तक फुटबॉल में एटलीस्ट इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया है, क्योंकि अभी तक हमने नागी का फ्लो स्टेट तो देखा ही नहीं है। सारे प्लेयर्स का देख लिया हमने, लेकिन नागी का अभी तक नहीं देख पाए हम। और सारे प्लेयर्स से मेरा मतलब है इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे काइजर एनालाइज कर रहा था इसागी को, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है अब इसागी की काइजर की नजर में। इसके बाद हमें अगेन ब्लॉक प्लेयर्स की ट्रेनिंग पे ले जाया जाता है, जहां पर कि इसागी को एक पीस नहीं मिल रहा था। एक पीस तो मिल चुका था मेटाविजन, लेकिन दूसरा एक और पीस नहीं मिल रहा था जो कि मेटाविजन के साथ कनेक्ट होके 100% गोल की इंश्योरिटी करे। लेकिन इगाराशी की बातें सुन के एक आइडिया क्लिक होता है इसागी के माइंड में, और वो तुरंत ही उस आइडिया के क्लिक होते ही दौड़ता हुआ कुनेगामी के पास जाता है। इसके बाद हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, और इस बार टीम में एक और नए ब्लॉक प्लेयर की एंट्री होती है, और वो था राइची। एंड इसी के साथ बास्टर मुशैन वर्सेस ऊबर शुरू हो जाता है। अब इसकी डिटेल में वीडियो एक तो है नहीं मेरे पास, मैंने चैप्टर्स पे कुछ वीडियोस बनाई थी, लेकिन इसी के बाद मैंने बंद कर दी थी ब्लॉग पे वीडियोस बनाना। लेकिन फ्यूचर में एक डिटेल में वीडियो जरूर आएगी इस पूरे मैच पर, सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और इस वीडियो को भी लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही है तो। खैर अगर शॉर्टकट में बताऊं तो बारो इस मैच में शो करता है क्यों उसकी 100 मिलियन वोट है, और यही मैच था जिसमें कि इसागी पहली बार स्कोर करता है। और इस मैच में भी सबसे पहली जो गोल स्कोरिंग होती है वो इसागी के थ्रू ही होती है। और इसी मैच में पहली बार था कि इसागी गोल्स नंबर में काइजर से आगे निकल जाता है, यानी इस मैच में इसागी 2 गोल्स करता है और बास्टर मुशैन को जिता देता है। इसके बाद हमें पीएक्सजी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की ग्लिम्स दिखाई जाती है, जिसमें कि तीनों गोल्स रिन ने किए थे,
और एक गोल जो था मैनचेस्टर सिटी का वो शिगरी ने किया था, यानी अपने नागी ने एक भी गोल नहीं किया था इस मैच में। बट नागी को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने गोल कर रहा है, कैसी अपनी वर्थ शो कर रहा है, नहीं, वो अभी कंफ्यूजन में था कि इन सारे प्लेयर्स को क्या चीज इतना पुश कर रही है, क्यों वो अपना इतना ज्यादा 100% दे रहे हैं हर बार, हर मैच में और भी ज्यादा इम्प्रूव करते हैं। जिसमें से कि सबसे पहले वो रिन से पूछता है तो रिन बताता है कि उसे साई तोशी को पीछे छोड़ना है। और जब मैनचेस्टर सिटी का सामना ऊबर से होता है तो वो बारो से भी यही चीज पूछता है कि क्यों वो इतना ज्यादा पुश कर रहा है। तो बारो जवाब में बोलता है कि उसे किंग बनना है, फुटबॉल का नंबर 1 स्ट्राइकर बनना है, और जो भी उसे चैलेंज करे उसे डिस्ट्रॉय करना है। खैर ये मैच तो बाद में होता है, लेकिन इस मैच से पहले रैंकिंग डिसाइड होती है। और पता है बारो की क्या वर्थ थी बास्टर्ड मुशैन वर्सेस ऊबर्स के बाद? 130 मिलियन। एंड इसागी की 150 मिलियन पे पहुंच गया था इसागी, लेकिन वही रिन और भी ऊपर चल रहा था, 180 मिलियन पे पहुंच चुका था वो। एंड काइजर अभी भी ड्रॉप नहीं किया था, भले उसने सिर्फ एक ही गोल किया था इस मैच में, लेकिन उसकी वर्थ थी 320 मिलियन। लेकिन स्टिल वो खुश नहीं था, क्योंकि इस मैच में वो सागी से कंप्लीटली हार चुका था। इसके बाद अगला मैच होने वाला था पीएक्सजी से बास्टर्ड मुशैन का, लेकिन उससे पहले 2 और मैचेस होते हैं। सबसे पहला तो एफसी बरका और पीएक्सजी, एंड उसके अलावा मैनचेस्टर सिटी वर्सेस ऊबर्स। दूसरी तरफ काइजर को हम पहली बार प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, क्योंकि अब वो इसागी से हार चुका था। एंड नियोल नोआ के अलावा अब इसागी भी उसका काफी तगड़ा राइवल था, उसे भी उसे हराना था। इसके बाद हमें नेस की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा बोरिंग है, काइजर से थोड़ी बहुत रिलेटेड है, लेकिन इतनी खास नहीं है, तो मैं स्किप करूंगा उसे। बट अगर तुम चेकआउट करना चाहते हो तो चैप्टर 248 को चेकआउट कर सकते हो, वहां पे तुम्हें दिख जाएगी ये बैक स्टोरी। इसके बाद हमें थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स दिखाई जाती है पीएक्सजी वर्सेस एफसी बारका और मैनचेस्टर सिटी वर्सेस ऊबर्स की, जिनमें कि पीएक्सजी एफसी बारका से ऑब्वियसली जीत रही थी, और मैनचेस्टर सिटी वर्सेस ऊबर्स में ऊबर्स आसानी से जीत रही थी, क्योंकि नागी पहले से बहुत बुरा खेल रहा था लिटरली। जैसा कि वो बास्टर्ड मुशैन के अगेंस्ट में खेला था, जिसकी वजह से उसकी जो रैंक थी, उसकी जो एनुअल सैलरी थी, वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी, उससे भी बहुत बुरा खेल रहा था नागी। और जब इनका मैच एंड होता है, जिसमें कि ऊबर्स 3-1 से जीत जाते हैं मैनचेस्टर सिटी से, तो किंग भी यही बोलता है नागी से कि तुम्हें हो क्या गया, तुम ऐसा तो पहले नहीं खेलते थे, तुम्हारी जो कॉम्पिटिटिवनेस थी वो जरा सी भी नहीं दिख रही है तुम्हें। दैट्स व्हाई ऑल आई कैन सी नाउ इज अ लूजर प्रिटेंडिंग टू फाइट कॉज ही लॉस्ट हिज एज। और ये चीज काफी सरप्राइज कर देती है नागी को, सोच में चला जाता बंदा और चुपचाप सुनता है बारो की बात को। वहीं पीएक्सजी वर्सेस बरका में पीएक्सजी जीतता है। और जब ये सारे मैचेस हो जाते हैं तो हमें शुक्र आता है कि नागी और रियो धीरे धीरे करके नीचे जा रहे हैं, उनकी जो एनुअल सैलरी है वो कम होती जा रही है, और ये चीज नागी साफ साफ देख सकता था। इसके बाद हम शीरो को देखते हैं, जो कि 100 मिलियन में पहुंच चुका था, इसागी 150 मिलियन पे था ही, बारो भी 150 मिलियन पे था। लेकिन अभी बास्टर्ड मुशैन और पीएक्सजी का मैच बाकी है, तो एंड वाली रैंकिंग अभी बाद में पता चलेगी। लेकिन स्टिल रिन की वर्थ थी 198 मिलियन। एंड इसी के बाद हमें नागी और रियो दिखाए जाते हैं, जो कि रियलाइज कर चुके थे, जैसे कि मैंने बताया, कि उनकी परफॉर्मेंस गिरती ही जा रही है। कमेंट्स में भी उन्हें दिख रहा था, जो ऑनलाइन देख रहे थे लोग। तो रियो बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा एक साथ करने का, लेकिन तभी बीच में ही नागी रोक देता है और ये बोलता है दैट्स राइट रियो, वी हैव टू चेंज। जिस पर रियो बिल्कुल चुप, क्योंकि उसे पता है अब क्या होने वाला है। इसके बाद नागी ये बोलता है कि अगर वो चेंज नहीं होते रहे और इम्प्रूव नहीं करते रहे तो वो पीछे रह जाएंगे, बाकी सारे लोग और भी तेजी से इंप्रूव कर रहे हैं। उसके बाद 2 गेम साइमल्टेनियसली शुरू होते हैं। पहला तो मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एफसी बरका और दूसरा पीएक्सजी वर्सेस बास्टर्ड मुशैन। और सबसे ज्यादा हाइप्ड लोग बास्टर्ड मुशैन वर्सेस पीएक्सजी से थे, क्योंकि ये दोनों ही टीम एक भी मैच नहीं आ रही है। एंड इसी के साथ पीएक्सजी वर्सेस बास्टर्ड मुशैन शुरू होता है, जो कि अभी करंटली चल भी रहा है। एंड होपफुली जब कंप्लीट होगा तो मैं पूरी वीडियो डिटेल में लाऊंगा उस पूरे मैच। एंड दैट्स व्हाई ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आओ।